इस बजट के अंदर वो ये है कि ऑटो सेक्टर के ऊपर से कुछ ड्यूटीज हटाने की बात हो रही है। इस बजट में इट विल प्रॉब्ली बी मोर ऑफ द सेम। आप नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्सेस और प्रॉब्ली लगाएंगे। मेरा ख्याल है कोई रिलीफ दी जा नहीं सकती और कोई टैक्सेस भी कम नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है। और वो स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम 50 ट्रिलियन इन लोकल डेट भी जमा कर चुके हैं। पीडीएल बढ़ा दिया जाएगा टू 100 रुपीज पर लीटर। आप कार्बन लेवी लगा देंगे। आप क्या कहते हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर बात हो रही है कि आप उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे। सोशल मीडिया इनकम के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से डीवैल्यूएशन ज्यादा हुकूमत पाकिस्तान के नोट प्रिंट करके खर्च करने की वजह से होती है रादर देन एनीथिंग एल्स। जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत होंगे। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सरमाया टॉक्स। ये जो सरमाया टॉक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। बजट हमारा आने वाला है, लेकिन बिफोर के बजट आए उससे पहले अगर हम पिछले साल की परफॉर्मेंस को पहले समझ लें, और हमारा आइडिया ये है कि इंशाल्लाह जब बजट आएगा तो उसके ऊपर एक लाइव सेशन कर लेंगे। और हमेशा की तरह आई थिंक लास्ट ईयर भी हमने यूसुफ भाई को और मुस्तफ़ा भाई को इनवाइट किया था। सो आई थॉट कि उसी परंपरा को कंटिन्यू करते हैं और इन्हीं दोनों को बुलाते हैं। तो इस दफ़ा का थीम ये है कि पहले तो हम जो करंट साल गुजरा है इसको पहले समझें, और फिर जो प्रपोज चेंजेस या बजट में आने वाली हैं उसको समझें, और होपफुली जब बजट आ जाएगा जो एक्चुअल चेंजेस या जो उसकी इम्प्लीकेशन है स्टॉक मार्केट के ऊपर, डिफरेंट इंडेक्स सेक्टर्स के ऊपर, उसको समझें कि किसके लिए पॉजिटिव है और किसके लिए नेगेटिव है। तो सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई और मुस्तफ़ा भाई आपके आने का। सो अगर थोड़ा-सा आप पहले अपने बारे में बता दें कि कैसा आपका माशाल्लाह चल रहा है, और आपने जो पूरा साल गुज़रा है व्हाट वाज़ सेट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पाकिस्तान का, और जो हमने अचीव किया है और कहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स हैं, अगर उसको थोड़ा-सा ब्रीफली आप दोनों बता दें तो देन वी कैन कंटिन्यू विद फर्दर। जी यूसुफ भाई। लाइक भाई देखें, पहले तो ये हुआ है कि ये समझना होगा कि पाकिस्तान जो है वो एक क्राइसिस से बाहर आ रहा था इस साल के अंदर, और ये टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और टाइट फिस्कल पॉलिसी का साल था। तो हुकूमत ने जो है वो आईएमएफ के साथ मिलकर यही डिसाइड किया था कि जो है वो एक प्राइमरी सरप्लस करना है और वो बड़ा प्राइमरी सरप्लस होगा। और हुकूमत मोस्टली जो है वो उसको अचीव करने में कामयाब रही है कि खर्चे कम रहे हैं और टैक्स कलेक्शन जो है वो हुकूमत ने बढ़ा दी है। ज़ाहिर है टारगेट से कुछ जो है वो शॉर्टफॉल है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि टारगेट जो है वो बहुत बड़ा रखा हुआ था शुरू में। तो देखें, ये भी प्राइमरी सरप्लस वाला साल है। अगले साल भी एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान में प्राइमरी सरप्लस ही होगा। ये प्राइमरी सरप्लस रखने का फायदा ये हुआ है कि जब आपने फिस्कल कंडीशंस और मॉनेटरी कंडीशंस दोनों थोड़ी-सी टाइट रखी हैं, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो कम हुई है। ये ऑन पर्पस किया गया था कि डिमांड थोड़ी कम रहे। वो डिमांड कम होने की वजह से पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो भी कुछ बेहतर हुआ। साल के एंड की तरफ फिर ज़ाहिर है होते हुए ये हो गया है एक्सटर्नल साइड के ऊपर कि रेमिटेंसेस एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आ गई। तो वो उससे और कुशन मिल गया और मज़ीद कोई डीवैल भी नहीं हुआ है। फिर यही टाइट कंडीशंस की वजह से जो दूसरी चीज़ हुई है, जो आज इन्फ्लेशन का नंबर आया है, वो भी 3.5% है। तो ईयर ऑन ईयर प्राइसेस भी काफ़ी स्टेबल रही हैं, टैक्स कलेक्शन इम्प्रूव हुई है, हुकूमत ने अपने खर्चे कंट्रोल में रखे हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता अब जो है वो हम देख रहे हैं कि हालात होपफुली इकोनॉमी के बेहतर हो जाएँगे। बहुत सारे सालों से कंपनीज़ को पाकिस्तान में स्टेबल हालात नहीं मिल रहे थे। कभी डिवैल्यूएशन हो जाएगी, कभी इम्पोर्ट बैन हो जाएगा, कभी दूसरी चीज़ें हो जाएँगी। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड सीइंग के मैनेजमेंट्स भी जो है वो चीज़ें करने की कोशिश कर रही हैं। जो एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है देखना, वो ये है कि पाकिस्तान में सब कह रहे हैं कि रिफॉर्म नहीं हो रहा। देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो पिछले साल में हुई हैं और कुछ इस बजट में हो जाएंगी। तो पहली तो हुई है डीरेगुलेशन ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें वीट की सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने खत्म की, शुगर केन की सपोर्ट प्राइस खत्म की। बहुत तकलीफ होती है जब हुकूमत जो है वो किसी सेक्टर में 75 साल से और बाहर निकल रही हो। तो हमने 3-4 एग्जांपल्स पिछले दिनों में देखे जिनमें जिन मुल्कों में ये डीरेगुलेशन हुई है। न्यूजीलैंड में 1980s में एग्री डीरेगुलेट हुआ है, मेक्सिको में 1990 में नेफ्टा साइन करने के बाद हुआ है, चिले में हुआ है, रशिया में हुआ है। तो उसके बाद हमने जनरली देखा है इन ममालिक में कि एग्री पे काफ़ी बड़ा शौक आता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि जैसे ही लोग व्हीट से हट के वेजिटेबल्स लगाने पे आए, तो वहाँ भी क्योंकि सप्लाई चेन एक्सपोर्ट करने की नहीं बनी हुई है, तो प्राइसेज़ वहाँ भी नीचे आ गई। तो फार्मर्स इस वक़्त काफ़ी तकलीफ में हैं और रह भी सकते हैं। बट अगर
और दूसरी जो चीज़ होने जा रही है अब इस बजट के अंदर, वो ये है कि ऑटो सेक्टर के ऊपर से कुछ ड्यूटीज़ हटाने की बात हो रही है। तो इन दोनों स्टेप्स से सही है, इसके साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी करने की ज़रूरत है, लेकिन इन 2 मेजर स्टेप से ये होगा कि इकोनॉमी की जो रिसोर्सेज़ हैं, वो उस तरफ जाना शुरू हो जाएँगी, जहाँ पे हम एक्चुअली एफिशिएंट हैं। वरना गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही होती थी और कुछ बिज़नेसेस चलते जा रहे थे। तो अब जो बिज़नेसेस में हम इनएफिशिएंट होंगे इस डीरेगुलेशन से, इकोनॉमी की रिसोर्सेज़ अब एफिशिएंट जगहों पे जाना शुरू हो जाएगी। और ये प्राइमरी इतना बड़ा सरप्लस करने से जो डेट की टोटल एक्यूमुलेशन है, वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होती जाएगी। अर्ली 2000s में गवर्नमेंट के पास जितना डेट था और प्राइवेट सेक्टर के पास जितना डेट था, वो बराबर होते थे। अब आज 50 ट्रिलियन से ऊपर गवर्नमेंट का डेट चला गया और प्राइवेट सेक्टर ने सिर्फ 13 ट्रिलियन बोरो किए हुए हैं। तो ये प्राइमरी सरप्लसेस कर करके आहिस्ता-आहिस्ता शायद ये ट्रेंड जो है वो रिवर्स होना शुरू हो जाए। प्राइवेट सेक्टर अभी भी नहीं लगता दीज़ रेट्स आर आल्सो टू हाई कि कोई बहुत ज़्यादा बोरोइंग वगैरह हो सके, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। द इकोनॉमी इज़ नाउ स्टेबल। अगले बजट से आई वुड से वी शुड एक्सपेक्ट मोर ऑफ द सेम। टैक्स टारगेट दोबारा ऊपर होना चाहिए। पीएसडीपी जो भी सेट करेंगे मोस्ट लाइकली टैक्स टारगेट्स अचीव नहीं होने की वजह से पूरा नहीं हो सकेगा। स्टेट बैंक का लास्ट ईयर कोई 3 ट्रिलियन का प्रॉफिट आ गया था जिसने फर्स्ट क्वार्टर में एक चीज़ कर दी थी। इस साल वो प्रॉफिट थोड़ा कम आएगा लेकिन सितंबर में ये मुस्तफा भाई भी जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। सितंबर में इस दफ़ा फिर यही शायद हो कि मैच्योरिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हों और हुकूमत को फर्स्ट क्वार्टर के एंड पे उतने पैसे ना चाहिए हों, जिसकी वजह से ये हो सकता है कि हम यील्ड्स वगैरह भी नीचे आते हुए देख सकें। बट मोस्टली आई थिंक बहुत नॉन इवेंट सा बजट रहेगा, शायद 5% सीजीटी बढ़ जाए, शायद 5% डिविडेंड पे टैक्स बढ़ जाए। को बहुत मेजर चेंजेस हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये डीरेगुलेशन वाली चीज़ काफ़ी हो रही है इन बोथ द एग्री सेक्टर एंड अब ये ड्यूटीज़ हटाने से जो है वो ऑन द ऑटो सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग। ग्रेट। मुस्तफ़ा भाई अगर आप कुछ अपना एनालिसिस बता दें, जो साल गुज़रा है हमारा। जी, thank you, like bhai. Pleasure to be here as always. तो आई थिंक I'll second most of what जो यूसुफ बात कर रहे थे कि ये जो साल अब हमारा माली साल जो ख़त्म हो रहा है फिस्कल ईयर 25, this was primarily a year of stabilization. एंड आई थिंक मार्केट के अंदर भी जो तासुर या जो अनसर्टनिटी शायद थोड़ी बहुत वो यही है कि पाकिस्तान जो है वो एक स्टेबिलिटी वाले फेज से ग्रोथ वाले फेज की तरफ किस तरह मूव करेगा, जब कि आपकी डेट रीपेमेंट्स आर क्वाइट हाई मूविंग अहेड। अभी आपने ज़ाहिर इकोनॉमी को सप्रेस किया हुआ है आइदर थ्रू मॉनेटरी मीन्स या थ्रू फिस्कल मेजर्स। तो आप जब डिमांड को थोड़ा सा पुश करने की कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट ऑन द एक्सटर्नल साइड किस तरह आपको नजर आएगा। आर योर फॉरेन रिजर्व सफिशिएंट to sort of handle that kind of jump in growth? So the question then remains is कि पाकिस्तान जो है moving ahead ये 2 to 3% growth phase के अंदर फंसा रहेगा, या do we have the ability to push growth towards 4, 5, 6%? and जो employment हमें generate करनी है especially for our youth, because we know कि Pakistan is primarily a young country and हमारे demographics जो हैं वो हमें यही बताते हैं. So I think this is the question and the main sort of problem for the government कि how do you transition from stability to growth? अगर हम fiscal side की बात करें, because this is obviously a pre-budget show, so there have been some successes and there have been some failures. Success obviously यही है, like we mentioned, कि जी primary surplus आपने achieve कर लिया, जो आपके fiscal targets especially under the IMF program by and large आपने काफ़ी achieve किए, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स जो आपने रेवेन्यू टारगेट अपने लिए सेट किया था कि जहां पे इनिशियली 12.9 ट्रिलियन की कलेक्शन एफबीआर ने करनी थी, वो रिवाइज डाउन होकर 12.3 ट्रिलियन कर दी गई थी अंडर द लास्ट रिव्यू जो आईएमएफ के साथ हुआ था, और वो भी हमें अभी नजर आ रहा है कि उसको भी अचीव करना मुश्किल होगा, बिकॉज 11 महीने में अभी आपका 1 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल है। एंड देन ऑब्वियसली जून के महीने में हमें देखना होगा कि कितनी कलेक्शन होती है, मगर हमारे एस्टिमेट्स यही हैं कि प्रॉब्ली आप जो साल खत्म करेंगे प्रॉब्ली अराउंड 11.7 ट्रिलियन के लगभग आप फिनिश करेंगे, अबाउट 5 to 600 बिलियन शॉर्ट ऑफ द टारगेट. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इट ऑब्वियसली लीव्स ए क्वेश्चन मार्क कि अगर गवर्नमेंट को अगले साल 14+ ट्रिलियन का टारगेट मिलेगा, और अगर आप ऑर्गेनिक ग्रोथ ले लें तकरीबन 10% की, अगर आप ले लें कि जी 6-7% की इन्फ्लेशन, 2-3% की ग्रोथ लगा लें, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को फिर भी अराउंड
1 ट्रिलियन रुपीस के एडिशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। और ज़ाहिर है जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने ये भी देखा है कि जी इन द पास्ट एंड इवन इन दिस ईयर कि गवर्नमेंट ने जब जो अनडॉक्यूमेंटेड या अनटैक्स सेक्टर्स के ऊपर हाथ डालने की कोशिश करी है, तो उसके अंदर उनको ज़ाहिर है कोई ख़ास सक्सेस नहीं मिला। द मोस्ट आई थिंक जो इसके ऊपर जो ऑब्वियस एग्ज़ाम्पल वो ताजिर दोस्त स्कीम थी, जहाँ पे आई थिंक यू वर expected to collect close to 50 billion and you only collected 3 million with an M. So that was a big failure in terms of expanding the tax net. I think in terms of जो हमें यहाँ पे नज़र आएगा इस बजट में, it will probably be more of the same. आप नॉन फाइलर्स के ऊपर टैक्सेस और probably लगाएंगे. आप डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को आई इमेजिन इन डिफरेंट वेज फिर से हिट होगा. We've been hearing कि जी, like Yusuf was mentioning कि जी maybe increase on CGT, increase on dividend taxation. We're talking about कि जी PDL बढ़ा दिया जाएगा to 100 rupees per liter. आप कार्बन लेवी लगा देंगे. आप क्या कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स के ऊपर बात हो रही है कि आप उसके ऊपर टैक्स लगाएंगे. सोशल मीडिया इनकम के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे. तो आई थिंक गवर्नमेंट के लिए जो स्ट्रैटेजी है वो यही है अनफॉर्चुनेटली कि दे स्टिल हैव टू गो बैक टू दी सेक्टर्स जहाँ पे आप प्राइमरली डॉक्यूमेंटेड हैं. और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स लाइक रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट, एग्रीकल्चर, वहाँ से अभी कोई खास इफेक्टिव स्ट्रैटेजी नहीं नजर आ रही कि वहाँ से कोई मटेरियल अमाउंट जमा किया जाए और जो प्रेशर है डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स पे वो कम किया जाए. तो एक जो चीज जो इन माय कॉन्वर्सेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली वी मैनेज मनी फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स, एंड आई थिंक एक जो चीज जो हमें सुनने में आती है बार बार, वन इज दैट के लिस्टेड कंपनीज या जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके ऊपर काफी प्रेशर है फ्रॉम द एफबीआर. यहाँ पे एडवांस टैक्स का बड़ा प्रेशर है आजकल. जो वो कह रहे हैं कि जी कंपेयर टू लास्ट ईयर इवन डबल द अमाउंट्स या मोर देन डबल द अमाउंट्स हमसे मांगी जा रही हैं. तो ऑब्वियसली जो टारगेट मीट करने का प्रेशर है वो ट्रांसफर हो रहा है टू द डॉक्यूमेंटेड कॉर्पोरेट सेक्टर. द अदर थिंग ऑफ कोर्स इज दैट के जो टैक्सेस लगाने की कोशिश की गई थी सप्लाई चेन्स पे और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स पे, तो उससे हुआ क्या है एक्चुअली कि जो अ लॉट ऑफ द कंजम्पशन या अ लॉट ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी जो है वो अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है. तो अगर आप एफएमसीजीज की बात करें या आप दूसरे जो ये डेली यूज के जो गुड्स होते हैं, you'll see कि a lot of the undocumented companies operating in this sector are capturing more market share compared to the documented companies. I was on a tour a couple of weeks ago. मैं पंजाब में भी था, सिंध में भी था, और वहां पे भी आई थिंक फीडबैक यही था कि जी जो कंज्यूमर की जो डिमांड है वो हमें नहीं नजर आ रही. चाहे आप कंज्यूमर गुड्स की बात करें लाइक डेली, लाइक मिल्क, डेयरी एक्सेट्रा, कन्फेक्शनरी आइटम्स. यू टॉक अबाउट द एग्री सेक्टर, वहां पे भी बड़ा कंसर्न है. यू कैन इवन लुक एट इट. आप जब ये हाई फ्रीक्वेंसी डेटा निकाल के देखें, जो इकोनॉमिक डेटा हमारा आता है, तो जैसे ट्रैक्टर सेल्स आर डाउन, एंड जो आप कंपनी से बात करें तो वो ये कहते हैं कि वी डोंट एक्सपेक्ट अ रिकवरी in our, for example, business until there is a big push from the government to subsidize these inputs. So I think अभी भी government के लिए ये issue है कि how to effectively expand the tax net and how to reduce the pressure on the documented sector. तो ये I think बड़ा challenge होगा. And I think in terms of the budget, unfortunately, I don't expect anything revolutionary to come out. कि जी यहाँ पे कोई बहुत बड़े मेजर्स लिए जाएंगे. यस, मे बी आप कोई लेजिस्लेशन ले आए, आप कोई नए रेगुलेशंस ले आए, मगर आई डोंट थिंक पाकिस्तान में लॉज की कमी है या टैक्सेस की कमी है. इम्प्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट का इशू है. तो वो जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, आप जितनी भी टैक्सेस ले आए, जितनी भी लॉज ले आए, दे वोंट हेल्प इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव दैट यू वांट कि जी मैं टैक्स नेट को एक्सपैंड करूं और क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स को इनकरेज करूं और क्या कहते हैं ग्रोथ को, सस्टेनेबल ग्रोथ को इनकरेज करूं. ग्रेट, थैंक यू मुस्तफा भाई. आई थिंक अगर हम टैक्स नेट की बात करें, जो रेवेन्यू सोर्स है, जो डायरेक्ट टैक्सेस हम कलेक्ट कर रहे हैं, लास्ट ईयर जो ये साल गुजरा है तकरीबन 450 बिलियन से ज़्यादा जो थे सो सैलरीड क्लास से ही टैक्स कलेक्ट हुआ है. सो अगेन यूसुफ भाई, अगर सैलरीड क्लास बेचारे नहीं सारा लोड बर्दाश्त करना है, सो व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे फॉरवर्ड कि अपने टैक्स नेट भी इंक्रीज़ करें
और थोड़ा-सा रिलीफ़ दें जो बेचारे सैलरीड वाले लोग हैं। सो इसके ऊपर आपका क्या है? और दूसरा जो इंटेंट है पूरी गवर्नमेंट की इस पूरे साल के अंदर हाउ डू यू ग्रेड दैट पर्टिकुलर इंटेंट कि वो सही था, इनकी स्ट्रैटेजी भी ठीक है, शॉर्टकमिंग्स तो होंगी कहीं पे, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि जब भी पहले दूसरे साल में गवर्नमेंट होती है, वो आप हमारे पॉडकास्ट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये तीसरे चौथे साल के बाद एकदम जितनी भी मेहनत की होती है पहले 3-4 साल की, तो वो आखिरी साल में बिल्कुल तिजोरी खोल देते हैं और सारा का सारा जो इन्होंने डिसिप्लिन क्रिएट किया होता है, वो सारा फिर आपकी फ्यूचर इलेक्शन की प्रिपरेशन में जा रहा होता है। सो अभी तक जो आपको इनका पोस्ट इलेक्शन के बाद का जो सीन चल रहा है, अभी भी पहले 2-3 साल में ही होंगे ये। सो हाउ डू यू सी देयर परफॉर्मेंस जो भी अभी तक इनकी परफॉर्मेंस है मार्केट्स में, ये गवर्नेंस में? लाइक भाई देखें, मेरा ख्याल है कोई रिलीफ दी जा नहीं सकती और कोई टैक्सेस भी कम नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस ही नहीं है। और वो स्पेस इसलिए नहीं है क्योंकि हम 50 ट्रिलियन इन लोकल डेट भी जमा कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा प्राइमरी सरप्लस करना पड़ रहा है। तो ये 2.1 ट्रिलियन रुपए का प्राइमरी सरप्लस करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे डेट बहुत जमा कर दिया है। तो हुकूमत के पास कोई चॉइस नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट इंटेंट, इट्स अबाउट चॉइस ही नहीं है इस वक्त। अच्छा, इस दफा इफ यू आस्क मी तो मुझे ये लगता है कि तीसरे चौथे साल भी जो है करंट अकाउंट बड़ा डेफिसिट करने की कैपेसिटी ही नहीं होगी। देखें, अभी तक जब भी क्राइसिस आया है तो उसमें क्या हुआ है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आया है, उसके बाद हुकूमत 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने उसको चलाती है और बढ़ाती है और डॉलर बेच-बेच के करेंसी को एक जगह पे रखने की कोशिश करती है। एक वाहिद गवर्नमेंट है जिसमें ये नहीं हुआ था, वो थी 2008 से 2012 के दौरान जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी। तो उस वक्त क्या हो रहा था कि आप फिस्कल डेफिसिट भी बड़े करते थे, लेकिन आप साथ में कंटिन्यूअसली डीवैल करते रहते थे। तो जब कंटिन्यूअसली साथ में डीवैल होता रहता था, तो उसकी वजह से क्राइसिस नहीं आता था। मुझे लगता है कि बड़ा क्राइसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज़ ऑफ हाउ पाकिस्तान्स डेट इज स्ट्रक्चर्ड अब काफ़ी टाइम नहीं आएगा। मतलब एटलीस्ट ये सही होते-होते शायद 10 साल लग जाएँगे और और उसके बाद शायद हुकूमत के पास कोई स्पेस आएगी जिसके अंदर पाकिस्तान जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट्स कर सकता हो। तो अभी इस वक्त कोई खास करंट अकाउंट डेफिसिट्स हो ही नहीं सकते। इंटेंट की बात नहीं है, पाकिस्तान को टैक्सेस कहीं ना कहीं से कलेक्ट करने हैं और अगर नए सेक्टर से कलेक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है तो सैडली उन्हीं से कलेक्ट करना है जिनसे अभी इस वक्त कलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमीज भी ना इन चीजों के लिए ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं। अभी ये मुजम्मिल हसन का एक मीटअप हुआ था थोड़े दिन पहले कराची में। तो मैं भी चला गया। तो हुआ ये कि हम जब 10-15 साल पहले लोगों से मिलते थे और देखते थे ना, तो बहुत सारे लोग, कोई बिजनेस में जा रहा होता था, कोई बिजनेस पढ़ रहा होता था, कोई अकाउंटिंग पढ़ रहा होता था, कोई कोई और चीज पढ़ रहा होता था। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोग जो अब इस वक्त इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं वो सब आईटी पढ़ के आउटसोर्सिंग वाले काम करने की कोशिश कर रहे हैं और बाहर चीजें बेचने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखें, आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि एक पोर्शन बहुत ज़्यादा टैक्स्ड है तो लोग ऑटोमैटिकली मूव कर रहे हैं दूसरी तरफ। ग्रोथ मेरा ख़्याल है ज़्यादा एक्सपोर्ट्स और आईटी सर्विसेज़ और ये वाली साइड से ही आ सकती है, और जब आप बाकी दोनों सेक्टर्स डीरेगुलेट कर रहे हो, तो वहाँ से भी रिसोर्सेज़ निकल के यहाँ आएँगी। मेरा ख़्याल है हुकूमत की परफॉर्मेंस में एग्ज़ीक्यूशन प्रॉब्लम है। एग्ज़ीक्यूशन 1, 2, 3 साल की स्टोरी नहीं होती। कस्टम्स पे जो मैं एक प्राइवेट बिजनेस देखता हूँ उसके अंदर हमें ये समझ में आया है कि कस्टम्स वाली साइड पे काफी बेहतरी आई है। कुछ ये भी फील हुआ है कि कुछ मार्केट्स में शायद स्मगलिंग वगैरह भी कम हुई है। तो कुछ काम जरूर हुआ है, लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के पास कोई स्पेस ही नहीं है कि कोई नई चीज करें या कोई रिलीफ दे दें। अगर कोई रिलीफ देंगे, फर्ज करें किसी एक जगह पे टैक्सेस कम करेंगे तो किसी और जगह पे या सब्सिडी कम करनी है या किसी और जगह पे टैक्सेस बढ़ाने हैं। तो एक्चुअली तो गवर्नमेंट के पास वक्त पैसे कम है और डिसाइड ये करना है कि कौन ज्यादा पैसे देगा। तो कोई बहुत ज्यादा स्पेस है नहीं इस वक्त, जिसकी वजह से मुस्तफा भाई और मैं आपको दोनों यही कह रहे हैं कि इट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी मोर ऑफ द सेम, क्योंकि कुछ करने का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। देखिए, एक चीज बहरहाल लगती है, वो ये है कि ये होने की वजह से अगर इतनी टाइट फिस्कल पॉलिसी रहती है जिसकी वजह से इकोनॉमी स्लो रहती है और करंट अकाउंट सही रहता है, तो हम ये शायद देखें जरूर आगे जाते हुए कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ जाएं। तो दैट्स गोइंग टू बी वेरी गुड probably फॉर द स्टॉक मार्केट की चीजें री-रेट ऊपर की तरफ हो जाए एंड इंटरेस्ट रेट्स कैन कम डाउन फर्दर, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी नीचे है, डीवैल्यूएशन उस तरीके से नहीं हो रही है, आ, होती भी लग भी नहीं रही है बहुत ज्यादा डीवैल्यूएशन। और पाकिस्तान में जनरली इन्फ्लेशन ज्यादा उसी वक्त हुई है जब डीवैल्यूएशन हुई है।
कमोडिटीज पे प्रेशर ही है। देखें ये इतना जो लोग वीट लगाते थे उसमें से कुछ पोर्शन जब अगले साल भी वेजिटेबल्स ही लगाने की कोशिश करेगा तो यू कैन एक्सपेक्ट लोकल फूड प्राइसेस टू रिमेन अंडर प्रेशर। दैट्स नॉट गुड फॉर फार्मर्स बट इट्स गुड फॉर इन्फ्लेशन। सो यू माइट सी के एसेट प्राइसेस तो बढ़ जाए, शायद आपको कोई बहुत मेजर सेक्टर्स में बड़ी ग्रोथ ना नजर आए, लेकिन चीजें स्टेबल होने की वजह से छोटी कंपनियां बहुत सारी चीजें कर रही हैं। तो आप छोटी छोटी कंपनियों की इस वक्त रिपोर्ट्स देखें या आप अगर डायरेक्टर्स रिपोर्ट्स पढ़ें या एनालिस्ट ब्रीफिंग्स अटेंड करें तो एवरीवनस ट्राइंग टू एक्सपोर्ट। अब ज़रा ये एक स्टेबिलिटी के कुछ साल चाहिए होते हैं कंपनियों को चीजें करने को। जहां तक गवर्नमेंट की एग्जीक्यूशन की कैपेसिटी की बात है तो देखें अगर आज कैपेसिटी बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, आज नए लोग लाएंगे, नए सिस्टम लाएंगे तो इट्स गोइंग टू टेक इयर्स। तो एक साल की परफॉर्मेंस तो कुछ भी नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुस्तफ़ा भाई, एक और चीज़ जो इस साल में हुई है, एक तो हमने देखा एक सॉर्ट ऑफ पाकिस्तान इंडिया का क्लैश था, एक मेजर सॉर्ट ऑफ शॉक होना चाहिए था इकॉनमी के लिए, लेकिन समहाउ वो जो 1 हफ्ते का जो भी टेंशन था, समहाउ वी सेल थ्रू क्वाइट स्मूथली, कोई इतना हमें फिस्कल साइड पे इस पे कोई इश्यू नहीं हुआ। दूसरा, हमने देखा है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे, जो पेट्रोलियम लेवी हम देख लें, ना सिर्फ हमने इंक्रीज़ की, हमने डिमांड को भी कर्टेल किया और हमने इन्फ्लेशन को भी इन चेक रखा। सो हाउ डू यू सी बोथ दीज इवेंट्स इन दिस पर्टिकुलर ईयर? आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक उस पे हम जा रहे हैं? तो आई थिंक देखें देयर आर डेफिनेटली सम ब्राइट स्पॉट्स फॉर द गवर्नमेंट, और एंड आई थिंक इसके अंदर कुछ एक लक का भी फैक्टर है व्हिच वी कांट सॉर्ट ऑफ डिस्काउंट या राइट ऑफ। द फैक्ट के आप जो है पीडीएल आपने बढ़ा लिया विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, कि जी जहाँ पे आपने 60 रुपए पे रखा हुआ था फी लीटर इस पूरे साल के लिए, और आपने पिछले 1-2 महीने से उसको 60 से 77-78 रुपए कर दिया है। वो आप इसलिए कर सके थे बिकॉज ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनली अंडर प्रेशर थी। हमने भी देखा अभी रिसेंटली भी ओपेक ने एक और प्रोडक्शन इंक्रीज अनाउंस किया है जुलाई के लिए बाय अबाउट अनदर 400,000 बैरल्स अ डे। तो वो आपकी किस्मत अच्छी थी, एंड आई थिंक स्पेशली पोस्ट जब ये टैरिफ वॉर भी अनाउंस हुआ, तो उसका एक इम्पैक्ट हमने देखा कि इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस पे आया, नॉट ओनली जस्ट ऑयल मगर एलएनजी पे भी आया, पाम ऑयल पे भी आया, डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर आया, विच फॉर ए नेट इंपोर्टर लाइक पाकिस्तान जनरली आप पॉजिटिव कहेंगे। तो देयर इज डेफिनेटली एन एलिमेंट ऑफ लक which we can't discount. And in fact, जो यूसुफ was talking about the inflation levels, जैसे 3.5% का लेवल है, core inflation is sort of stable around 8% at this point in time. मगर let's not forget कि 70 to 80% जो पाकिस्तान में inflation historically रही है, that has been driven by commodities. And right now because commodity cycle हमारे favor में है, तो वहाँ पे आपको inflation पे भी एक relief मिल रहा है, आपको एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर भी रिलीफ मिल रहा है। तो इसके अंदर ये जो वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की इन टर्म्स ऑफ द करंट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, वो अभी तक बहुत डिपेंडेंट है कि जी कमोडिटी प्राइसेस आगे जाके कैसे मूव करती हैं। इफ ऑफ कोर्स दे कंटिन्यू टू रिमेन वीक एंड ऑयल प्राइसेस एक्सेट्रा कंटिन्यू टू रिमेन अंडर प्रेशर, तो पाकिस्तान के लिए इट विल अलाउ यू टू बेसिकली टेक दोज fiscal stabilization measures, revenue measures without unduly impacting inflation on a more broader level. Obviously जो जैसे हमने जो मेंशन किया था कि जी जो सपोर्ट प्राइसेस अभी गवर्नमेंट ने वापस लिए हैं, बिकॉज आई थिंक आईएमएफ का जो एक मैंडेट उन्होंने गवर्नमेंट को यही दिया है कि आप अपना फुटप्रिंट, जो ये एक फिस्कल डोमिनेंस है गवर्नमेंट की इन दी इकोनॉमी, इसको आप थोड़ा सा पुल बैक करें। तो वेदर इट इज इंटरवेंशन इन कमोडिटी मार्केट्स लाइक व्हीट एंड शुगर, वेदर इट इज बोरोइंग फ्रॉम द स्टेट बैंक जो बहुत काफ़ी सालों से बंद की हुई है और उसको हमने रीराउट थ्रू ओमोज किया हुआ है, वेदर इट इज़ रिड्यूसिंग सब्सिडीज, वेदर इट इज़ टेकिंग बैक द कंसेशंस जो आप जैसे टेक्सटाइल्स के ऊपर आपने दी हुई थी कंसेशनरी फाइनेंसिंग की, वेदर इट इज़ आपने जो कैप्टिव पावर प्लांट्स को आपने सस्ती गैस दी हुई थी। तो हर जगह जो है आईएमएफ ने और जो गवर्नमेंट ने है वहाँ से पुल बैक किया है इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कंसेशंस इट गिव्स इन द अमाउंट ऑफ बजट आउटलेज जो वो इन चीज़ों पे फोकस करता है। तो गवर्नमेंट का रोल जो है थोड़ा बहुत पुल बैक किया जा रहा है। वन आई से कि ब्राइट स्पॉट इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट परफॉर्मेंस तो मैं ये कहूँगा वाज द स्टेट बैंक प्रोबब्ली, बिकॉज दे टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी स्टेबल एंड प्रूडेंट regulator during this whole time. Interest rates तो ज़ाहिर हमने देखा है कि जी आधे हो गए, 22% से 11% पे आ गए, मगर more importantly I think is how they managed the currency.
जो और हम अगर आप देखें कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो यही आपको बताती है कि जनरली गवर्नमेंट्स जो हैं दे सेल डॉलर्स टू प्रोटेक्ट द रूपी। तो रूपी को स्टेबल रखने के लिए हमने देखा है कि गवर्नमेंट्स माली सालों में डॉलर मार्केट में बेचती थी, बोरो करके बेचती थी। तो आपका डेट लेवल भी बढ़ रहा होता था और आप ऑब्वियसली अपनी फ्यूचर लायबिलिटीज को बढ़ा रहे होते थे, जिसका आज हम नतीजा भुगत भी रहे हैं कि जी हमारे हर साल 14, 15, 20 बिलियन डॉलर्स की डेट रीपेमेंट्स खड़ी हो जाती हैं। दिस ऑब्वियसली स्टेट बैंक एंड दिस गवर्नर they've obviously had a mandate, उन्होंने उसको काफी अच्छी तरह एक्सिक्यूट किया, नेट परचेसिंग करी डॉलर्स की। एंड इनफैक्ट जो एक तासुर वो मार्केट में यही था कि ये जो 280 का लेवल था, अगर स्टेट बैंक इतनी अग्रेसिवली मार्केट से मॉप अप नहीं कर रहा होता डॉलर्स को, तो शायद ये लेवल जो है काफी नीचे आ जाता। एंड आई थिंक आजकल भी जो थोड़ा सा अनसर्टनिटी है एफएक्स मार्केट्स में, वो बैंकर से आप बात करें या एलसीज की डिलेज की बात करें, तो वो ये कह रहे हैं कि जी बिकॉज द स्टेट बैंक इज सो अग्रेसिव इन सकिंग अप एनी डॉलर लिक्विडिटी इन ऑर्डर टू बोल्स्टर इट्स ओन एफएक्स रिजर्व्स, तो मार्केट में डॉलर्स की अवेलेबिलिटी भी कम है। बट दैट्स अ गुड थिंग जनरली इफ द स्टेट बैंक इज बीइंग प्रूडेंट एंड सेइंग कि जी ठीक है, हम ग्रोथ को थोड़ा सा सैक्रिफाइस करके या जो अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर्स को थोड़ा सा टाइट रख के अगर हम अपने रिजर्व्स बिल्ड अप कर लें एंड वी सेट आवरसेल्व्स अप एंड वी क्रिएट अ बेस कि जी जहां पे आगे जाके मे बी यू कैन पुश ग्रोथ अ लिटिल बिट, तो वहां पे जिन्होंने नेट डॉलर परचेसिंग करी है, जिन्होंने अपने नेट रिजर्व्स के ऊपर इंप्रूवमेंट करी है, जिन्होंने आपकी जो एफएक्स स्वैप्स की जो लेवल्स थे जो वो नीचे लेके आए हैं, तो आई थिंक दैट्स कमेंडेबल दैट परफॉर्मेंस। Fiscal side पे like I said we face challenges even though government has recorded growth of 20-25% year on year in their revenue. We should understand कि we've gotten a bit lucky PDLs के हिसाब से, स्टेट बैंक के प्रॉफिट के हिसाब से, तो वो चीज़ों के ऊपर हमें प्रॉब्ली आगे जाके थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा कि यू कांट ऑलवेज रिलाई on a favorable commodity cycle in order to keep your fiscal and external accounts in check. Does Pakistan have the ability to sort of survive या continue to remain stable अगर यहाँ से oil 65 से अगर suppose $90 का हो जाए या दूसरी prices बढ़ जाएं? तो that is the main question I think for us at this point in time कि ये जो stability जो इतनी मुश्किलों से गवर्नमेंट ने, IMF ने मिलके वापस हमें दिए इन टर्म्स ऑफ लोअर इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट बैलेंस एक्सेट्रा, कि ये डिफरेंट एक्सोजेनस शॉक्स अगर हमें मिलें तो हम इस स्टेबिलिटी को बरकरार रख सकते हैं या नहीं। बिल्कुल सही है। मेरा अगला सवाल भी इसी से रिलेटेड था, वो ऑलरेडी मुस्तफ़ा भाई आपने कर दिया। स्टेट बैंक का जो रोल था, अभी हमने देखा है पिछले 7, 8, 9 महीनों में तकरीबन $5.5 बिलियन स्टेट बैंक ने परचेज़ किए हैं इस फिस्कल ईयर में। यूसुफ भाई, आपको लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है और इवन अभी जिस रेट के ऊपर डॉलर अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, ये सस्टेनेबल है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है? किस तरह आप इसको देखते हैं? अ, देखें, अगर सिर्फ करंट अकाउंट वाली साइड को देखेंगे और ये इस अजम्पशन को बाहर निकाल दें कि सेंट्रल बैंक जो है वो बाइंग कर रहा है, तो शायद रुपया थोड़ा-सा स्ट्रेंथन हो सकता है। लेकिन कोई वजह है कि सेंट्रल बैंक जो है वो ये बाइंग कर रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि रुपया जो है उसको स्ट्रेंथन हो जाना चाहिए, तो ये बात बिल्कुल भी नहीं कही जा सकती है। जो सेंट्रल बैंक कर रहा है वो मेरा ख़्याल है ठीक कर रहा है, शायद कुछ लोग तो ये भी कहेंगे कि इसको शायद और अग्रेसिवली करना चाहिए। और अगर थोड़ी-सी और करेंसी वीक भी हो तो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं। उल्टा आपकी एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी जो है वो थोड़ी-सी कम हो जाएगी, इवन दो उसकी वजह से थोड़ी-सी इन्फ्लेशन हो जाए शायद 1, 2, 3% की। एक मोमेंट से तो सेंट्रल बैंक का बहुत पॉज़िटिव, जैसे मुस्तफ़ा भाई भी कह रहे थे, बहुत पॉज़िटिव रोल रहा है। इंटरेस्ट रेट्स काटते हुए भी जो है वो दे हैव लुक्ड एट डेटा अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड अ, मार्केट की पूरी एक्सपेक्टेशन खत्म करने के बाद जो है वो रेट कट आया है लास्ट। एंड आई थिंक दे विल कंटिन्यू टू रिमेन प्रूडेंट। एक और चीज जिसको जिसको आप ये भी कह सकते हैं कि एक पूरी इकोनॉमी में डिसीजन मेकर्स को एक पीटीएसडी हुआ हुआ है, और वो यही है कि क्योंकि इतना बुरा क्राइसिस आया था, तो तो उसके लिए जो मेजर्स लिए जा रहे हैं वो कुछ केसेस में ओवर रिएक्शंस भी होंगे। बट दिस इज वेरी नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर कि आप एक क्राइसिस के बाद जो है बहुत ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, और सेंट्रल बैंक सही कर रहा है कॉशियस होके, और सेंट्रल बैंक का काम है कॉशियस होना। तो यही यही कहना चाहूंगा मैं इसके ऊपर कि स्टेट बैंक अपना काम सही कर रहा है, डॉलर्स भी खरीद रहा है, ओमो वाली साइड भी मैनेज कर रहा है, बैंक्स भी सही रेगुलेट कर रहा है, और साथ में जो है वो इंटरेस्ट रेट्स भी जो है वो आराम आराम से काट रहा है।
एंड डू यू थिंक दिस प्राइस इज स्टिल राइटली वैल्यूड, या इसमें अभी चांस है ऊपर नीचे जाने के? वॉलेटिलिटी आपको लग रही है इसमें गोइंग फॉरवर्ड? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा करेंसी फ़ोरकास्ट करने के उसमें नहीं होता हूँ, लेकिन देखें फ़िस्कल साइड अगर कंट्रोल में रहेगी और हुकूमत कम पैसे खर्च करेगी, पाकिस्तान में मेरे ख़्याल से डीवैल्यूएशन ज़्यादा हुकूमत पाकिस्तान के नोट प्रिंट करके खर्च करने की वजह से होती है रादर देन एनीथिंग एल्स। तो अगर फ़िस्कल साइड कंट्रोल में रहेगी, जब तक पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में है, तो बहुत ज़्यादा डीवैल्यूएशन होते हुए हम नहीं देखेंगे। हुकूमत को करेंसी को मार्केट पे छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। जिसके अंदर अगर ये किसी की एलसी नहीं खुल रही तो ये भी सही नहीं है। अगर एलसी नहीं खुल रही और उसकी वजह से डीवैल्यूएशन हो जानी चाहिए, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को प्राइस डिसाइड करने देनी चाहिए। मुस्तफ़ा भाई, ये इंटरनेशनल में हम देख रहे हैं, यूएस का अगर मैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखूं, उनके अपने हालात काफ़ी टाइट हो चुके हैं माशाल्लाह, उनका अपना भी डेट काफ़ी ऊपर है। और फिर हमने देखा है कि ट्रम्प का टैरिफ के ऊपर जो जिस तरीके से टैरिफ की वॉर गेम एक चल रही है, ग्लोबल ट्रेड्स में भी हमने देखा है। फिर ट्रम्प का फेड के साथ जो है कि ट्रम्प थिंक इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन फेड जो है वो अपना रेट डिक्रीज़ नहीं कर रहा। फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, व्हाट अपॉर्चुनिटी डू वी हैव इंटरनेशनली, कि क्या ये सारी चीज़ें हमारे हक में जा रही हैं? क्या एज ए बिज़नेस हम इसको अपॉर्चुनिटी को हम कोई बेनिफिट हम इससे ले सकते हैं, या इसमें भी कोई नेगेटिविटी हमारे लिए भी है इसमें, फ्रॉम इंटरनेशनल ग्लोबल पर्सपेक्टिव? Sure. Just before I touch upon that, the tariff war in Pakistan का उसके अंदर क्या potential benefit है, अगर मैं currency के ऊपर just to go back to what Yusuf was saying, कि by and large हमने यही देखा है ना कि since September 23 rupee has been relatively stable against the dollar. इसके अंदर ज़ाहिर है, आई थिंक गवर्नमेंट का या स्टेट बैंक का अपना एक पॉलिसी मेजर्स थे, आपकी स्टेबलाइजेशन एफर्ट्स थी विच हैव बोर्न फ्रूट इन टर्म्स ऑफ ए मोर स्टेबल करेंसी। मगर एक्चुअली इफ यू लुक एट the PKR against the pound, against the euro, against the yen in the last 3-4 months, तो वहां पे एक्चुअली आपको काफी प्रेशर नजर आ रहा है रुपए पे। अगर आप कैलेंडर ईयर टू डेट नंबर्स निकाल के देखें, तो मे बी अगेंस्ट द डॉलर आप शायद 1% से डिप्रिशिएट किए हैं, मगर अगेंस्ट यूरो, येन, पाउंड आपने मे बी 8 to 10% डिप्रिशिएट आप कर चुके हैं। So I think for Pakistan also this creates, and now I'll come back to what you were talking about, कि जो tariff war के लिए, कि पाकिस्तान के लिए it creates problems as well, it creates opportunities as well. Opportunity of course पाकिस्तान के लिए तो यही है कि whether it can use its relationship with the US, which seems कि जी after many years पाकिस्तान एकदम से, especially after the India पाकिस्तान escalation जो हुई थी, पाकिस्तान एकदम से relevant फिर से हो गया है। फॉर द लास्ट आई थिंक एक डेकेड से पाकिस्तान काफी इररेलेवेंट हो गया था ऑन अ ग्लोबल स्टेज, एंड स्पेशली आई थिंक पोस्ट जब अमेरिका ने पुल आउट किया था फ्रॉम अफगानिस्तान, एंड आई थिंक इवन विजा वी इंडिया हमारा कोई मुकाबला, वैसे तो इकोनॉमीज का कोई मुकाबला है नहीं, मगर पॉलिटिकली डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान काफी इररेलेवेंट सा हो गया था इन द ग्लोबल डिस्कोर्स। इसके बाद एकदम से पाकिस्तान हैज कम बैक इनटू द लाइमलाइट, and people have started to realize again कि जी this is still a frontline state, it's an important frontier या emerging market, diplomatically, geopolitics के अंदर it is a very important country because perhaps it is the country जो दोनों sides के साथ बहुत closely मिला हुआ है। चाइना के साथ भी आपका 30% डेट चाइना के साथ है, आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, यू रिलाई ऑन देयर रोल ओवर्स टू कीप योर इकोनॉमी स्टेबल एंड योर रुपी स्टेबल, और ज़ाहिर है आप IMF और जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी आपका बहुत क्लोज कनेक्शन है। आप वेस्टर्न यूरोप, यूएस मार्केट्स के अंदर आपके प्राइमरी एक्सपोर्ट्स भी होते हैं। तो पाकिस्तान इज वेरी इंटरेस्टिंगली पोजिशन्ड, मिडल ईस्ट के साथ भी उसके बहुत डीप ताल्लुकात हैं। आप रेमिटेंसेस के देखें, अपना लेबर देखें जो वहाँ पे है, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स प्राइमरली GCC एंड UAE कंट्रीज के अंदर होते हैं। अमेरिका के साथ you've had a renewed relationship, and I think the good thing about the Trump administration from Pakistan perspective is that के Trump administration में ideology कम है। वहाँ पे जो एक ये है ना कि हमें इस तरह करना चाहिए बिकॉज हमारे एक ये प्रिंसिपल्स या बिलीफ्स हैं या ये हमारी पॉलिसी या फॉरेन पॉलिसी है, वहाँ पे मोर ऑन ग्राउंड रियलिटीज, डील मेकिंग के ऊपर बात होती है। तो इफ पाकिस्तान कैन ऑफर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सम गुड डील्स एंड सम गुड हेडलाइंस, के वो जाके अपनी मीडिया में जाके पुश कर सकें कि जी देखिए हमने ये डील करी, हमने ये फायदा लिया, तो आई थिंक पाकिस्तान कैन यूज दैट अपॉर्चुनिटी इन दिस करंट
tariff war to basically extract concessions or to get a favorable deal for itself and perhaps expand its market share. Because हमें यही पता है कि जी जो 80-90% जो हमारे exports होते हैं to the US, those are primarily textile based. इसके अंदर जो आपके बड़े competitors हैं, ज़ाहिर है चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, मे बी इंडोनेशिया होगा, a couple of other countries जो आपके बड़े competitors हैं. तो if Pakistan is able to get some good tariff concessions, तो वहाँ पे maybe you could look to expand your market share. And I think the advantage for Pakistan also is that कि जो हम deficit US के साथ run करते हैं, यस सॉरी हम एक्चुअली सरप्लस रन करते हैं गुड्स के ऊपर यूएस के साथ, तो उस सरप्लस को कॉम्पनसेट करना या उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना पाकिस्तान के लिए इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज इट्स जस्ट अ कपल ऑफ बिलियन डॉलर्स. इफ यू कंपेयर दैट टू इंडिया, वियतनाम, जो बहुत टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एक्सपोर्ट करते हैं यूएस के साथ, एंड परहैप्स दे रन टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स सरप्लस वर्सेस द यूएस, उनके लिए वो एडजस्टमेंट करना निस्बतन मुश्किल होगा compared to us. We can move perhaps some of our purchases away from Asia and Europe to the US, and आपके maybe freight cost का आपको थोड़ा बहुत impact पड़ेगा, मगर other than that आपका जो impact on your external account, if you sort of shift your buying to the US to fill that surplus या deficit, तो वो आपके एक्सटर्नल अकाउंट पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. ऑफ कोर्स जो टैरिफ का जो फॉल आउट हो रहा है कमोडिटी प्राइसेस पे हमने डिस्कस किया है, वो एक फेवरेबल चीज है पाकिस्तान के लिए. एंड आई थिंक आप जब भी देखते हैं कि दुनिया में जब क्राइसिस आते हैं बाय एंड लार्ज, पाकिस्तान जनरली रिमेन्स अ नेट बेनिफिशियरी ऑफ देम. जैसे हमने देखा कि जी इवन ड्यूरिंग कोविड, इवन दो इट वाज अ बिग इवेंट और यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, मगर आप देखें कि इन एन आईएमएफ प्रोग्राम आप उस टाइम पे आपने एंटर किया था 2019 में, और 2020 में ज़ाहिर कोविड आ गया था, एंड अंडर एन आईएमएफ प्रोग्राम आपने इंटरेस्ट रेट्स आधे कर दिए थे. अंडर एन आईएमएफ प्रोग्राम आपने एक मैसिव फिस्कल स्टिमुलस दिया अंडर टर्फ, और आपने 1%, 2%, 3% के ऊपर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस के लोन्स लोगों को बांटे फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो इस तरह का जो एडवांटेज पाकिस्तान को मिला था कि जी इन्फ्लेशन नीचे आ गई, करंट अकाउंट सरप्लस में आ गया, इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ गए, तो पाकिस्तान जनरली बेनिफिट्स फ्रॉम दीज काइंड ऑफ इवेंट्स. तो इवन राइट नाउ ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं विज़ावी इंडिया, उसके अंदर पाकिस्तान मोर सरप्राइजिंग आई थिंक फॉर मी कि जी देखें कन्वेंशनल या लिमिटेड कन्वेंशनल वॉरफेयर में, एंड अगेन आई एम नॉट अ डिफेंस एक्सपर्ट, मगर कन्वेंशनल लिमिटेड अगर कोई पाकिस्तान की स्कफल होती है इंडिया के साथ, वहां पे आप शायद 1-to-1 मुकाबला कर सकते हैं. इन एनी प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट फिर क्या होता है कि आपकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो आपके वॉर के अंदर या कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है. एंड ऑफ कोर्स वी नो इंडिया इज अ मच बिगर इकोनॉमी विद अस, बट इन अ लिमिटेड कन्वेंशनल सिनेरियो पाकिस्तान जो है इक्वली एंड परहैप्स इट पंचेस अबव इट्स वेट. और हमने देखा भी है कि इंडिया एम्बैरेस हुआ है बिकॉज वो 10 गुना बड़ा मुल्क है हमसे. People were probably expecting कि जी इंडिया हावी हो जाएगा पाकिस्तान के ऊपर and it will be able to rewrite the balance of power in South Asia. वो बिल्कुल भी नहीं हुआ. Militarily इंडिया embarrass हुआ, और फिर even more surprisingly for me at least was that diplomatically embarrass हो गया. Because जैसे मैं ये बात कर रहा था ना कि last 10 years में पाकिस्तान irrelevant हो गया था, rising India, shining India, पूरी दुनिया जी FDI, $50 billion, $80 billion, everybody wants to do deals with India. After this crisis, हमने ये देखा कि India seemed quite isolated in relation to Pakistan. Pakistan got support from China, from Turkey, from other countries, but India didn't have that staunch ally. Even जो Russia उसका एक जो long term ally या बहुत पुराना उसका ally था, उसने भी एक neutral stance adopt किया in this conflict. So I think from that perspective, पाकिस्तान के पास opportunities हैं vis-a-vis US. पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज हैं विज़ावी चाइना, बिकॉज इवन आवर रिलेशनशिप विद चाइना, अगर आप सीपैक को देखें और वहां पे जो स्लो डाउन हुआ है इन टर्म्स ऑफ द सॉर्ट ऑफ मूविंग ऑन टू फेज 2, फेज 3, फेज 4 ऑफ सीपैक, और द चाइनीज वर आल्सो अनहैप्पी जो आपके आईपीपीस के अंदर जो डिलेज हो रहे थे एक्सेट्रा. तो आई थिंक इवन दैट रिलेशनशिप हैज गॉटन अ बिग बूस्ट, एंड आई थिंक द चाइनीज आर वेरी हैप्पी कि जी जो उनकी जो मिलिट्री हार्डवेयर है, द वे द पाकिस्तानीज डिप्लॉयड इट एंड एम्प्लॉयड इट, वो उन्हीं की वाह वाह हो रही है पूरी दुनिया में. एंड आई थिंक एक इंटरेस्टिंग मैंने खबर भी पढ़ी थी, आई डोंट नो कि वो कितनी सच है या नहीं है, मगर इवन पाकिस्तान अपेरेंटली इज नाउ डूइंग बिग डिफेंस डील्स एक्सपोर्ट ऑफ JF-17 थंडर, राइट. तो और आपको पता है ये बड़ी यूनिक चीज है. हम वैसे कहते हैं कि जी वी आर नॉट एन एक्सपोर्टिंग कंट्री, हमारे पास कुछ चीज नहीं है बेचने को, मगर
if you are able to make fighter jets and export it, there are not a lot of countries in the world who do that. I think less than 10 countries होंगे जो fighter jets बना के export करते हैं दुनिया के अंदर. तो अगर आप वहां पे आपको एक जो opportunity ये मिली है, अगर आप इसके ऊपर capitalize कर लें, तो that could open up a new avenue of export growth for Pakistan going forward. तो ये कुछ opportunities हैं which I think Pakistan needs to recognize कि जी the time is now. इसके अंदर आप कैपिटलाइज करें, एग्रेसिवली पुश करें, यूएस के साथ रिलेशनशिप, चाइना के साथ उसको बैलेंस करें, एंड देन टेक एडवांटेज के चाहे आपके वो यूएस मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज हैं, कोलैबोरेशन विद चाइना अपॉर्चुनिटीज हैं, एंड मे बी इवन ट्राई टू रीसेट विद इंडिया, राइट? के मे बी इंडिया फेल्ट के जी पाकिस्तान इज इररेलेवेंट, इंटरनली बहुत डिवाइडेड है पॉलिटिकली, ठीक है ना, द आर्म्ड फोर्सेस मे नॉट हैव अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, इकोनॉमिकली डिफॉल्ट था, तो इसको तो हम उठा के फेंक देंगे, मगर ऑब्वियसली द पुशबैक दैट दे गॉट, मे बी दे कैन नाउ आल्सो रिकैलिब्रेट. तो आप इंडिया के साथ रीसेट भी करने की कोशिश हमें डेफिनेटली करनी चाहिए, बिकॉज इन द लॉन्ग रन आई थिंक नाइदर इंडिया के लिए ना पाकिस्तान के लिए दिस स्टेट ऑफ वॉर is beneficial for anybody. एक तो ट्रम्प की जो बहुत अच्छी बात थी, जब वो डी-एस्केलेशन की बात कर रहा था, वो बार-बार इस चीज़ पे रिपीट कर रहा था कि मैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ ट्रेड करना चाहता हूँ और हम ट्रेड करेंगे, पाकिस्तान इज़ अ वेरी गुड कंट्री। और एक रेलेवेंस जो था, वो मेरे ख्याल में ट्रम्प की तरफ से जो बार-बार बयान आ रहे हैं, उसकी वजह से ज़्यादा हुआ। और मैं एग्री कर रहा हूँ ये मुस्तफ़ा भाई से। अभी JF-17 वगैरह जो था, एक तो हमें लग रहा था, क्लियरली नज़र आ रहा था कि इम्बैलेंस है। और कहीं न कहीं 2019 का जो इवेंट हुआ था, जब आपने अभिनंदन पकड़ा और दे भी दिया, और मेरे ख्याल में उस वक़्त अगर इस तरह का एक स्टांस ले लेते जो अभी लिया है, तो शायद 2025 में इवेंट ना हो रहा था। और अभी ये जो हुआ है, मे बी एक आई ओपनिंग इंडिया के लिए भी होगा कि फ्यूचर में कोई इस तरह का ना करे, क्योंकि इवेंचुअली अब उनको समझ आ गई है कि टेक्नोलॉजिकली एयर फोर्स का जो रोल था वो बहुत इम्पोर्टेंट था, और बैलेंस इन दी जो रीजन था वो भी बहुत इम्पोर्टेंट था। अब आपसे मैं पूछूँगा, अब जो ट्रम्प ने भी एक रेलेवेंस दे दी और हमारा भी ये अनएक्सपेक्टेडली एक रेलेवेंस बन गई है, और जो मुल्क हमारा बिफोर मई 2024 5 और आफ्टर जो ये इवेंट हुआ, एक बिल्कुल ही डिफरेंट टर्न अराउंड स्टोरी है। यानी कि वही आर्मी जो कि इररिलेवेंट थी लोकली, वो अब माशाल्लाह सही हो गई है। आप एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि आपका रिव्यू उसी उन्हीं दिनों था जिन दिनों आपकी जंग चल रही थी, और एक जो खदशा था वो यही था कि मे बी इंडिया डिप्लोमेटिकली आपको आइसोलेट कर दे और शायद आपको IMF की तरफ से वही ना मिले, और उन्हीं दिनों में आपको पैसे भी रिलीज़ मिलते हैं IMF की तरफ से, जब ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। सो इसकी कितनी बड़ी सिग्निफिकेंस है हमारी इकोनॉमी और हमारे मुल्क के ऊपर ऐसे? Uh, देखें, दिस कुड हैव आल्सो गॉन वेरी बैडली, तो आई डोंट थिंक इसको चीयर करना चाहिए या खुश होना चाहिए कि ये इवेंट हुआ। ये इवेंट दोनों साइड्स पे नहीं होना चाहिए था। वहां भी दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए थी, और किसी भी पड़ोसी के लिए ये कोई तरीका नहीं होता है रिएक्ट करने का कि आपका एक सिक्योरिटी लैप्स है, और आप जो है वो अपने बॉर्डर के 400 किलोमीटर अंदर जो है वो कोई कोई चीज करके चला गया, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमारे यहाँ जो है वो हमें हर चीज का पता हो, जबकि आपको नहीं पता था 400 किलोमीटर अंदर क्या हो रहा है। तो दिस इज नाउ नॉट हाउ रिस्पॉन्सिबल नेबर्स शुड रिएक्ट। उन्होंने किया रिएक्ट, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत इज्जत रखी पाकिस्तान की। लेकिन ये कोई बहुत अच्छा नहीं हुआ। इससे एक चीज हाँ ये होनी शुरू हो जाएगी कि द इंडियंस माइट हैव टू नाउ soften their stance, एंड शायद किसी वक्त कोई नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए। और अब जो है वो दोबारा यूएस भी जो है वो इस पूरे को देख रहा है, जैसे मुस्तफा भाई भी कह रहे थे कि जो है वो बिल्कुल एक इररेलेवेंट से हम हो गए थे, और अब जो है दोबारा इसके ऊपर डिस्कशन होनी स्टार्ट हुई। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और उसको उसी तरह देखना चाहिए। देखें, इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही है, जियो पॉलिटिकल फ्रंट पे हम थोड़े से वापस रेलेवेंट हो गए हैं। हुकूमत IMF के प्रोग्राम के अंडर है, शायद आहिस्ता आहिस्ता हालात इतने बेहतर हो जाएं कि हम दोबारा कमर्शियल बोरोइंग भी कर सकें और इकोनॉमी दोबारा ग्रो होना स्टार्ट हो। तो आई थिंक इस अपॉर्चुनिटी को बहुत अच्छी तरह यूज करना चाहिए, बट चीयर नहीं करना चाहिए कोई भी मिलिट्री विक्ट्री को। इसमें हमारी साइड पे भी जाने गई हैं लोगों की, और लोगों का नुकसान भी हुआ है। तो आई डोंट थिंक दिस इज एनीथिंग टू बी हैप्पी अबाउट। यहाँ पर ही मैं And मुस्तफ़ा I think जो यूसुफ जो बात कर रहे हैं, I think I completely agree that this is not something to cheer about, because if you look at what happened पहलगाम के बाद, और जो फिर escalation हुई,
एयर फोर्सेस के अंदर LOC पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे ड्रोन्स आए. नाउ इफ यू लुक एट इट इन आप बिकॉज ऑब्वियसली हम हमेशा हमारा एक रीसेंसी बायस होता है, मगर अगर आप इसको ओवर द लास्ट 10 years देखें तो इंडिया हैज बिन एस्केलेटिंग ईच टाइम, राइट. आपने पहले देखा था कि आपके बालाकोट स्ट्राइक्स हुए थे, वहां पे पाकिस्तान ने उसको थोड़ा सा इरेलीवेंट करके कि जी आपने तो वहां शायद दरख्तों को मार दिया और वहां कुछ नहीं था, पाकिस्तान डिडंट इवन रिस्पॉन्ड. फिर आप 2019 में आए, आपने क्या कहते हैं जब अपनी एयर एयर फोर्सेस का आपका जब वहां पे डॉग फाइट क्या हुई और आपने उनका एक जहाज गिराया. So that was one escalation because India basically was doing an air force incursion towards your side, and then now if you look at in 2025, right? So each time there seems to be an escalation where in terms of what kind of weaponry is being used, आप कौन से जियोग्राफिकली किन एरियाज को टारगेट कर रहे हैं कि जहां पहले LOC was the relevant sort of theater of war, अब आपने इंटरनेशनल बॉर्डर पे आप पाकिस्तान के मेन सिटीज में आ गए हैं. इन लाहौर, आई वाज इन लाहौर व्हेन दिस वाज हैपनिंग एंड आई कुड हियर द आर्टिलरी फायर के ये जब ड्रोन्स गिरा रहे थे. तो दैट इज ऑब्वियसली अ वेरी वरीइंग थिंग एंड आई थिंक इंडिया नीड्स टू अंडरस्टैंड कि इफ इट हैज ग्रेट पावर एम्बिशंस और वो दुनिया की चौथी बड़ी पांचवी इकोनॉमी है एंड बहुत उनका एक राइजिंग टाइड है ऑफ इंडिया, तो they need to understand that unless they make peace with Pakistan, unless they sort out their western border issues, तो उनकी जो जो ambitions हैं वो भी या तो डिले हो जाएंगे या वो नहीं अचीव कर पाएंगे. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक जो यूसुफ ने जो हाईलाइट किया कि इंडिया नीड्स टू सॉर्ट आउट इट्स ओन नेबरहुड एंड इट नीड्स टू स्टार्ट विद पाकिस्तान एंड इट नीड्स टू रियलाइज के चाइना एंड पाकिस्तान की जो अलायंस है, that when India goes up against Pakistan, it is not just going up against Pakistan, it is going up against China as well. And I think जो आप पाकिस्तान की जो relevance जो आई है ना फिर से, ये इसलिए आई है because everybody is surprised कि पाकिस्तान की performance and Pakistan's alliance with China, that is what's making you relevant. अगर suppose India आपके ऊपर incursion करता, आप कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं कर पाते, आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाते, आप उनके जहाज नहीं गिराते, तो the situation would have been very different for Pakistan in terms of the amount of relevance you are getting. Magar things played out as they did. Hopefully, maybe you can use this for peace. But एक historical precedent हमें जरूर है कि India is escalating. Hopefully, वहाँ पे भी जो इनकी जो right-wing BJP government है, they will try to reassess maybe internally their जो उनका जो vote bank है, they will maybe look at things. मगर unfortunately जो human psyche वो यही है कि in times of crisis हम और extreme हो जाते हैं and we become more narrow minded rather than thinking कि यार इस चीज को सुलह कैसे करें. तो उम्मीद तो हम रख सकते हैं, मगर obviously the probability of a détente या a cooling of relations between Pakistan and India are probably not so high at this point. और आई थिंक एप्पल ने अभी रिसेंटली अनाउंस भी किया था कि वो बिकॉज ऑफ टैरिफ अपना काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में मूव कर रहे हैं. एंड ऑब्वियसली एक बिग कंपनी लाइक एप्पल वो भी नहीं चाहेगी कि ऐसे मुल्क में जाए जहाँ पे इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी हो. जिस तरह आपको लाहौर में ड्रोन की आवाज़ आई थी, तो मे बी दिल्ली या मुंबई के अंदर भी कुछ इस तरह के इवेंट हो. सो आई थिंक फॉर इंडिया इट्स पीस इज़ आई थिंक उनके लिए ज़्यादा डिमांडिंग है बिकॉज दे आर बेसिकली डेवलप इकोनॉमी, वो तो दुनिया को कम्पीट कर रही है. सो इस तरह की अनसर्टेनिटी और इस तरह की रिलेशनशिप विद ए नेबर इट्स नॉट गुड फॉर इंडिया एज वेल. अब यूसुफ भाई अगेन दोबारा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ आते हैं. हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ड्रास्टिकली रिड्यूस हुए. जो पाकिस्तान की कंपनीज की अर्निंग्स थी वो भी ज़बरदस्त तरीके से हुई है. ग्रोथ अभी तक हम देख नहीं रहे, डिमांड आप खुद कह रहे हैं कंज्यूमर एंड से हमें नज़र नहीं आ रही है. तो ये जो ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ अर्निंग हुई है, ये क्या इन्फ्लेशनरी थी, वॉल्यूमेट्रिक कम थी और सिर्फ इन्फ्लेशन पास ऑन की है उसकी वजह से थी? और आप ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द केसी की जो कंपनीज है उसको कैसे देख रहे हैं ये जो साल गुजर गया है? देखें, ओवरऑल एक तो ये हुआ है कि बैंक्स की अर्निंग्स बहुत बढ़ गई हैं इस पूरे अरसे के अंदर. और अब जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ रहे हैं तो साथ साथ बैंक्स के डिपॉजिट्स, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ग्रोथ आएगी जो किसी भी अर्निंग डिक्लाइन को काफी हद तक जो है वो कुशन करेगी. तो एक साइड तो ये हो गई. दूसरी मार्केट परफॉर्मेंस में एक बहुत बड़ी वजह सर्कुलर डेट रेजोल्यूशन थी. तो आपने देखा ऑयल एंड गैस वाली साइड के ऊपर रैलीज उस वजह से हुई. फिर बहुत सारी कंपनीज थी जो बिल्कुल जो है वो शॉक से बाहर आ रही थी, जो
पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर है वो इंपोर्ट बैन से बाहर आ रहा था, कंपनीज लाइक एयरलिंक इंपोर्ट बैन से आ रही थी, होम अप्लायंस कंपनीज इंपोर्ट बैन से बाहर आ रही थी। तो इट टुक अ ईयर फॉर देम टू स्टेबलाइज, और अब इस साल जाके जो है वो उनकी अर्निंग्स आनी शुरू हुई हैं। टेक्सटाइल पूरा टाइम बैठा रहा है क्योंकि सारे ईएफएस की वजह से बहुत सारे मसले मसाइल हुए हुए थे। कुछ टेक्सटाइल मार्केट पार्टिसिपेंट जो हैं वो ईएफएस पे माल मंगा के मार्केट में बेच देते हैं, जिसकी वजह से लोकल स्पिनर्स वगैरह को काफी तकलीफ हुई हुई है। अ, तो हर सेक्टर जो है वो आप सही कह रहे हैं कि देखिए बहुत सारे सेक्टर्स में इन्फ्लेशन के बाद एक एडजस्टमेंट हुई है। फिर एक आपने देखा कि पावर के अंदर जो है वो टैरिफ्स रीनेगोशिएट हुए, तो वहां पे एक अर्निंग चेंजेस आए। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, एक ऑटो सेक्टर में अर्निंग चेंजेस हुए हैं, एक सीमेंट में अर्निंग चेंजेस हुए हैं क्योंकि कोयला नीचे आया है, डिमांड थोड़ी सी सेटल हुई है। स्टील सेक्टर हमने देखा नहीं किया परफॉर्म क्योंकि वहां पे अभी भी ओवर सप्लाई है। तो इस तरीके से जो है वो सेक्टर्स चलते जा रहे हैं, और अब जो है वो हम यही देख रहे हैं कि अब देखें बैंक शायद थोड़ा-सा एक लैग है और फिर अर्निंग्स ग्रोथ हो, सीमेंट में शायद फॉरेन अर्निंग्स ग्रोथ आ जाए। ऑयल एंड गैस में अभी भी मेजर जो चीज़ हो सकती है वो सर्कुलर डेट वाले ही एंड पे है, अर्निंग्स ग्रोथ फॉरेन जो है वो शायद नहीं एक्सपेक्ट करनी चाहिए। फिर हमने एक और बहुत मेजर सेक्टर देखा कि फार्मा में भी डीरेगुलेशन हुई। हमने जैसे डीरेगुलेशन की बात की जो है वो एग्री में, और अब हम ऑटोज में बात कर रहे हैं, तो हमने फार्मा में भी देखा कि डीरेगुलेशन हुई और उसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, वो हमने स्टॉक प्राइसेस और अर्निंग्स के अंदर भी देखा। तो इसी एक-एक करके जो है वो सेक्टर्स टर्न अराउंड होते जा रहे हैं, एंड होपफुली जो है वो गवर्नमेंट फिस्कल साइड कंट्रोल में रखेगी, आराम-आराम से इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाएँगे और मार्केट ऊपर की तरफ री-रेट होगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस टू अर्निंग्स इन द नेक्स्ट ईयर। मैं अगर लास्ट ईयर की बात करूँ मुस्तफ़ा भाई, जब 1st ऑफ जुलाई को पोस्ट बजट जब भी हमारा फिस्कल ईयर नया स्टार्ट हुआ था, सो इंडेक्स वाज़ एट अप्रॉक्सिमेटली 78,000, और अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 120 से अभी 118 के अराउंड है। सो देयर इज़ अप्रॉक्सिमेटली 50-60% की जो गेन थी केसी 100 इंडेक्स की। अगेन अभी भी हम 5.6 या समथिंग पीई के ऊपर बैठे हुए हैं। आप इसका पोटेंशियल गोइंग फॉरवर्ड कैसे देख रहे हैं? एक तो चलो बजट का ही आएगा तो सही, लेकिन अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, माशाल्लाह आप दोनों जो भी हमारा सरमाया के चैनल देख रहे हैं, हम पिछले 2 ढाई साल से मेरे ख़्याल में पहले 10 एपिसोड में ही मुस्तफ़ा भाई ने इतना ज़बरदस्त एपिसोड किया म्यूचुअल फंड के ऊपर, फिर ये मल्टीपल टाइम ये दोनों आ चुके हैं हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे, और हमेशा हमने वैल्यू की बात की कि उस टाइम पे भी जब 40,000 के अराउंड इंडेक्स था तो बड़ी सस्ते रेट पे मिल रहे थे। अब जब 1,19,000 और 1,20,000 पे आ गया और अभी लोग सोचते हैं कि शायद उन्होंने बस मिस कर दिया है। सो वेयर डू यू सी इंडेक्स राइट नाउ एंड द पीपल हू आर स्टिल वांटेड टू कम एंड इन्वेस्ट? तो मुस्तफ़ा भाई आपको क्या लग रहा है अभी भी पोटेंशियल कितना है इस मार्केट के अंदर? So, like, I think they generally, as an asset class, I would definitely say that I think when we talk about potential, people will often maybe mistake कि जी अगर हम कोई पॉजिटिविटी की बात करें या हम अपसाइड की बात करें तो दे एक्सपेक्ट कि नियर टर्म में शायद आपको मिल जाएगी. I wouldn't be surprised if suppose fiscal year 26 may become a year of consolidation for the stock market because you've had जो 24 and 25 था बहुत strong थे. आपके जो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपने गेन्स देखे थे लास्ट 2 years में वी हैव सीन द जर्नी फ्रॉम 40 to 120,000 एंड इनफैक्ट आप पिछले 6 महीने में देखें या 5 महीने में देखें तो द मार्केट जो है ये 119 120 के लेवल को पार नहीं कर पा रही. एंड आई थिंक a lot of that is because जो मैं पहले भी मेंशन कर रहा था is that के there is uncertainty how do you move from stabilization to growth. And I think that the जो multiple का जो re-rating है that is basically sort of being held back from that uncertainty around it. तो अगर मैं जैसे earnings की बात अगर हम sector wise करें I would agree with Yusuf कि देखें if you look at generally तासुर ये होता है कि जी lower rate environment में या falling rate environment में banks की earnings drop होती हैं. Agar aap, I've looked at the last 20 years of banking sector earnings, and generally, whether rates are going up or going down, nominally, banks जो है अपनी EPS के अंदर growth ही दिखाते हैं. Yes, in rising rate environments, उनकी EPS growth बहुत exaggerated होती है, but even in declining rate environments, वो growth rate गिर जाता है, मगर generally, you don't see negative earnings, other than suppose one-offs. जैसे for example 2008 का one-off था जहाँ पे एक क्राइसिस था बैंक्स के ऊपर प्रोविजनिंग का लोन डिफॉल्ट्स का तो वहां पे लॉसेस आए थे या नेगेटिव अर्निंग्स ग्रोथ थी. 2017 में फॉर एग्जांपल HBL सॉ दैट फाइन $200 million का वहां पे उसकी अर्निंग्स वाइप आउट हो गई थी. नेशनल बैंक की हम देखते हैं हर 3 4 5 साल बाद उसके ऊपर एक
कोई ना कोई चीज़ आती है, तो वहाँ पे उसकी अर्निंग्स ड्रॉप हो जाती हैं। मगर बाय एंड लार्ज द बैंकिंग सेक्टर जनरेट्स पॉजिटिव नॉमिनल अर्निंग्स ग्रोथ नो मैटर व्हाट द एनवायरनमेंट इज। एंड इसके ऊपर पहले जो थोड़ा सा डाउट वो इसलिए था इस साल, वाज दैट बिकॉज गवर्नमेंट ने एडीआर टैक्स लगाया हुआ था। तो दैट वुड हैव बेसिकली कंस्ट्रेन्ड बैंक्स फ्रॉम ग्रोइंग देयर डिपॉजिट बेस अग्रेसिवली, बिकॉज उनको एडवांसेस के ऊपर टेंशन होती कि जी अगर मैंने डिपॉजिट्स रेज कर लिए मगर एडवांसेस नहीं दिए और मेरा रेशियो गिर गया, तो ऑब्वियसली मुझे टैक्सेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वो इफ दैट्स बीन टेकन अवे देन बैंक्स कैन नाउ अग्रेसिवली ग्रो देयर डिपॉजिट बेस। तो इवन दो आपके स्प्रेड्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे मूविंग अहेड इन अ लोअर रेट एनवायरनमेंट, मगर बिकॉज आपका जो एसेट बेस है वो बढ़ेगा, तो मे बी बैंक्स विल स्टिल बी एबल टू जनरेट गुड अर्निंग्स। द अदर सेक्टर्स आई एम नॉट सो श्योर अबाउट, जैसे आप फर्टिलाइजर पे देख लें, द एग्री इकोनॉमी इज अंडर प्रेशर। स्टेट बैंक की रिपोर्ट भी आई थी कि जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ थी फर्स्ट हाफ में। आवर कॉन्वर्सेशंस व्हेन वी गो एंड स्पीक टू कंपनीज जनरली वो यही कहते हैं कि जी जो रीटूलिंग हो रही है इकोनॉमी के अंदर सपोर्ट प्राइसेस के ऊपर या जो भी हमें चीजें नजर आ रही हैं, दैट इज weighing heavily on the agri sector. तो जो fertilizer related जो companies हैं, I don't know what sort of earnings growth they will be able to post in such an environment. हमने already देखा है कि जी inventory जो है 1 million tons cross कर चुकी है. Maybe in the second half of this year, if the government allows the export, that will allow them to sort of regain momentum. अगर आप पावर की बात करें, यूसुफ mentioned it कि जी उनके जो contracts हैं renegotiate हुई हैं, that has had a negative earnings impact, even though liquidity पे उनकी बेहतरी आई है। ENPs is similar in the sense कि circular debt resolution के ऊपर उनकी liquidity बेहतर हो रही है, recovery rates बेहतर हो रहे हैं, मगर nominal terms में उनकी earnings because they are linked to oil and gas prices, वो perhaps थोड़ी सी आपको नीचे नजर आएंगी। And in fact अभी जो ये जो सर्कुलर डेट वाला जो रेजोल्यूशन जो 1.2 ट्रिलियन का हो रहा है, इसके अंदर आई डोंट थिंक ENPs को कोई खातिर ख्वाह लिक्विडिटी इंजेक्शन मिलेगा। वो प्रॉब्ली फेज 2 में होगा जब आप गैस सर्कुलर डेट के ऊपर अगर काम करेंगे, व्हिच प्रॉब्ली होपफुली इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस कैलेंडर ईयर आपको नजर आएगा। ऑटोज के ऊपर ऑफ कोर्स विल हैव टू सी, दे हैव बीन डूइंग रियली वेल, मगर अभी नेशनल टैरिफ पॉलिसी के ऊपर जो बात हो रही है कि जी टू रिड्यूस द ड्यूटीज गोइंग अहेड, कस्टम्स ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी, तो स्टील, केमिकल्स, ऑटोज, इस तरह के सेक्टर्स पे विल हैव टू कीप एन आई कि वेदर इट हैज एनी मटेरियल इम्पैक्ट ऑन देम। So I think there's a little bit of uncertainty as far as I see it in terms of overall earnings growth for the index. In terms of कि जी further rate cuts, which जहाँ से फिर आप अपना price to earnings multiple का एक sort of view एक बनाते हैं कि जी risk free rate क्या है और एक justified price to earnings multiple market का क्या होना चाहिए, वहाँ पे I'd say कि short term में थोड़ी सी uncertainty है because आपकी अभी next policy जून के अंदर है। तो आई थिंक द स्टेट बैंक जो उसने दिखाया है, इट्स रिमेन्ड वेरी प्रूडेंट रेगुलेटर ओवर द पास्ट ईयर और टू। तो आई थिंक अगर गवर्नमेंट को, जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन है 1 ट्रिलियन प्लस के रेवेन्यू मेजर्स अगर लेने होंगे, तो आई थिंक द स्टेट बैंक विल प्रॉब्ली रिमेन अ लिटिल बिट प्रूडेंट एटलीस्ट इन द नेक्स्ट पॉलिसी, and they will probably hold rates. If things obviously don't destabilize या inflation के ऊपर कोई ज़्यादा impact नहीं आता, तो maybe फिर July and September में you can see कि एक resumption हो of monetary easing. तो that is obviously also something near term में थोड़ी बहुत I'd say इसके ऊपर हमारे पास clarity नहीं है। तो overall as an asset class, I think equities is still in terms of attractive, yes, from an earnings from a valuation perspective, कि we're still trading around a multiple of 6 versus a long term multiple of 7-8, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। पाकिस्तान seems to be from a macro perspective, it is obviously stabilized. Whether you can create a base for sustainable growth, वो I think एक question mark है market के लिए। तो yes, in the near term perhaps consolidation बरकरार रहे, मगर if you get this budget through, if the state bank is able to sort of cut rates in the second half of the calendar year, commodity prices अगर आपके favor में रहती हैं, oil prices remain lower, etc. So I think that may create some tailwinds for the market again. So 2 years of fantastic growth. So I wouldn't be surprised if fiscal year 26, at least maybe in the first couple of months, या first quarter, 2 quarters, the market continues in its consolidation phase. और यूसुफ भाई, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर किसी के पास मिलियन रुपए हैं तो किस एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर लेना चाहिए जो कि गोइंग फॉरवर्ड आज की डेट में अगर लेना हो? देखिए, किस एसेट क्लास तो बहुत सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि एग्जैक्टली किस एसेट क्लास पे डिपेंड करेगा, लेकिन मेरा जाती ख्याल ये है कि रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेशली जो पूरा दिन इन्वॉल्व नहीं होते हैं स्टॉक मार्केट में,
उनको अगले साल का, अगले 3 महीने का, अगले 6 महीने के रिटर्न की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। उनको अगले 20 से 25 साल की फ़िक्र करनी चाहिए। अगर हम 2001 से पीएसएक्स का रिटर्न देखें केसी 100 इंडेक्स का, तो इट्स क्लोज़ टू 20% व्हिच इज़ फिनोमिनल। और उनको खुद जो है वो बाइंग और सेलिंग की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कोई अच्छा-सा मुस्तफा भाई जैसा फंड मैनेजर ढूँढना चाहिए उनको, और उनको हर महीने जो है वो अ, पैसे एक एसआईपी कर के किसी म्यूचुअल फंड में डालते जाना चाहिए, एंड दे शुड नॉट वरी अबाउट शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स। मुस्तफा भाई विल वरी अबाउट मूवमेंट्स फॉर देम। अ, तो देखें, क्योंकि मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना जो है ना, वो ज़ीरो सम गेम नहीं है। मार्केट के अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपको मार्केट रिटर्न मिलता है जो बीटा होता है मार्केट का, तो वो बहुत अच्छा है पाकिस्तान की मार्केट का। जब आप आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और जब आप इंडेक्स से बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे अंडर परफॉर्म करने का चांस पड़ जाता है। तो ज़्यादातर लोगों को ये रिस्क नहीं लेना चाहिए कि वो अंडर परफॉर्म करें, क्योंकि ज़ाहिर है सारा दिन बहुत ज़्यादा स्मार्ट लोग, बहुत सारे फंड मैनेजर्स लगे हुए होते हैं मार्केट को आउट परफॉर्म करने में। इट्स डिफिकल्ट फॉर रिटेल टू आउट परफॉर्म द इंडेक्स लॉन्ग टर्म। तो बहुत बेहतर होगा कि अगर सब बस एक म्यूचुअल फंड ढूंढें, शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स की फिक्र ना करें, और हर महीने किसी एक म्यूचुअल फंड में जो है वो कुछ पैसे डालते जाएं। एसेट मिक्स डिपेंड करेगा आपकी रिस्क एपेटाइट के ऊपर। दिस इज लॉन्ग टर्म कैपिटल दैट यू हैव टू पुट इनटू इक्विटीज। 10 साल के बाद चाहिए, 15 साल के बाद चाहिए, 20 साल के बाद चाहिए। और अगर आपको अगले 2 से 3 साल में पैसे चाहिए हो, तो इक्विटीज आपके लिए एसेट क्लास ही नहीं है। एसेट क्लास आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि जिस वक्त आपकी वो कैश की रिक्वायरमेंट है उस वक्त मार्केट किधर होगी। नो वन नोज 3 महीने बाद मार्केट किधर होगी, 6 महीने बाद मार्केट किधर होगी। सही है, मैं आई कैन गेस के 5 साल बाद, मुझे लगता है 5 साल के बाद यहाँ से मल्टीपल भी डबल होगा और 15-15% करके अर्निंग्स भी डबल होंगी। सो दैट्स माय बेस्ट गेस कि भाई 5 साल के बाद जो है वो शायद इंडेक्स यहाँ से 4x हुआ हुआ होगा। लेकिन हमें नहीं पता कि बीच में क्या होगा, एंड दिस इज ऑल्सो ऑल अनसर्टन कि भाई उस वक्त मल्टीपल क्या होगा आपकी, जिस वक्त आपको कैश चाहिए उस वक्त मल्टीपल क्या होगा, उस वक्त एग्जैक्टली अर्निंग्स क्या होंगी, तो मुल्क के क्या हालात होंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान डेट में इतना बुरा फंसा हुआ है कि फिस्कल साइड बहुत लंबे अरसे तक शायद अब कंट्रोल में रहेगी, और जिस महीने करंट अकाउंट डेफिसिट होगा अगले महीने डीवैल करना पड़ेगा और सिचुएशन फौरन सही हो जाएगी, और बड़ा क्राइसिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम नहीं होगा। बट रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट वरी अबाउट ऑल ऑफ दिस। रिटेल इन्वेस्टर शुड थिंक कि भाई 10, 15, 20, 25 साल में पाकिस्तान का जो एक्सचेंज है वो बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है। और अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से जितनी अपनी नेटवर्थ के पोर्शन पे वो वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, वो वाला पोर्शन इक्विटीज में डालें। अगर पूरा दिन नहीं लगा सकते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे, तो फंड मैनेजर ढूंढें फॉर 2% ऑफ योर एसेट्स। आपको एक बहुत अच्छी सर्विस मिल जाती है जो या मार्केट जितना परफॉर्म करेगी या मार्केट बीट करेगी। सो तो आपको इट्स तो म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड ऑप्शन इन दैट सेंस। बाकी अगर कोई आउट परफॉर्म करने की कोशिश करता है, डायरेक्ट ब्रोकरेज अकाउंट खोलना चाहता है, तो वो भी जरूर ट्राई करे। व्हेन यू यंग एंड आप जब रिस्क ले सकते हो और आप सीखना चाहते हो तो आप कर सकते हो। बिल्कुल सही है। बस लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 1 आवर का जो था। आप दोनों से ये है कि दिस इज़ नॉट द टॉप ऑफ द इंडेक्स। लोग ज़्यादातर ना इसको टॉप के पर्सपेक्टिव से ही देखते हैं और अगेन डिफरेंट तरीके से लोग जज करते हैं। सो मुस्तफ़ा भाई, दिस इज़ नॉट द टॉप ऑफ इंडेक्स। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखें, आई मे हैव टॉक्ड अबाउट कि a little bit of uncertainty on earnings, a little bit of uncertainty on monetary easing or rate cuts, maybe after 2 fantastic years a little bit of consolidation. Magar by no means do I think that this is the top of the index. Abhi on a lot of metrics you can still make a very good argument ke equities as an asset class should definitely be your primary focus in terms of your long term investing. And I completely agree with Yusuf on what he's talking about. Ke short term investment के ऊपर आप focus ना करें, short term movements के ऊपर आप focus ना करें. Invest for the long term, invest regularly, be disciplined, be consistent. देखें इसके अंदर ये कि I will tell you from my own experience, back in 23 April, May, June में we had several clients जो equities के अंदर पिछले 3-4 साल से थे, मगर they pulled out literally weeks before the rally started, जो 40,000 की जो रैली स्टार्ट हुई थी. एंड इवन एट दैट टाइम हम उनको यही हिदायत यही कर रहे थे कि जी आप स्टिक इट आउट, यू सीन द वर्स्ट ऑफ द मार्केट, आईएमएफ का प्रोग्राम हो जाएगा. एंड द मार्केट्स हैव हिस्टोरिकली ऑलवेज रिस्पॉन्डेड positively to entry into an IMF program. And now is not the time to be selling off कि जब आपके multiples even 2008 क्राइसिस से भी उससे भी आपके नीचे आ चुके हैं, तो यहाँ पे नहीं एग्जिट करें. मगर अनफॉर्चुनेटली फॉर वट एवर एक क्लाइंट था
who was perhaps slightly older. So perhaps he didn't have the risk appetite or the time horizon to maintain that equity exposure. So he pulled out in May of 23. Another of our clients, I think उनका अपना जो business था उसके अंदर ज़ाहिर है because वहाँ पे generally economy इतनी pressure में थी, तो he had to inject liquidity into his business, so he could no longer afford to keep his equity exposure without compromising his primary जो उनका जो business था. तो आई थिंक व्हाट यूसुफ सेज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि आप जब इक्विटीज के अंदर इन्वेस्ट करें, यू शुड इन्वेस्ट इट विद कैपिटल दैट यू डोंट नीड in the next year, 2 years, 3 years. This is long-term capital, should be patient capital. और आप उस हिसाब से करें. In terms of the index, I think view, again, I completely agree. Yusuf mentioned it, 20% CAGR over the last quarter century. तो जो लोगों का जो आइडिया है कि जी इस मार्केट में सिर्फ सट्टेबाज पैसे बनाते हैं या इनसाइडर्स पैसे बनाते हैं, दैट इज नॉट ट्रू. मैं हर रिटेल या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये कहूंगा कि इफ यू आर एंग्री, इफ यू आर मैड कि जी मेरी सैलरी पे टैक्स लगा हुआ है, कि जी गवर्नमेंट जो है सिर्फ बड़े बिजनेसमैन को कंसेशंस देती है, इलीट कैप्चर है कि यहाँ पे जो है सिर्फ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं दोस्तों में बंटते हैं. So for you as an individual, as an ordinary citizen, the only way to get access to those deals, to those benefits, to that elite capture is the stock market. आपके पास कोई और तरीका ही नहीं है कि आप अपनी इन्फ्लेशन को बीट करें, आप उन बिग बिजनेसेस के साथ अपना शेयर रखें एंड बेनिफिट फ्रॉम द elite capture that they've gotten from on a policy level. तो मैं तो हर इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ये कहता हूँ कि the only way to invest in Pakistan is the stock market. Yes, of course, यहाँ पे real estate is been historically a very favored asset class. Gold has been a favored asset class. But in terms of documented investing, long-term investing, it's hard to beat stock market investing. In terms of asset allocation, मैं generally लोगों को यही advise करता हूँ, especially in today's global economy, कि yes, you should have some hedged exposure, whether that is in precious metals, whether आजकल we talk about cryptocurrency बहुत popular हुई है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के ऊपर भी बड़ी developments हो रही हैं. तो you need to obviously look at कि जी your own risk profile, your own time horizon, and see कि जी what sort of comfort level you have with allocating to different asset classes. Magar I would completely agree कि if you're a long-term investor, you should continue, whether you do it directly, whether you do it through mutual funds, whether you do it through voluntary pension schemes, आपका कुछ ना कुछ एक्सपोजर होना चाहिए. बिकॉज देखें, यूसुफ टॉक्ड अबाउट फिस्कल कंसोलिडेशन की एक लॉन्ग टर्म गेम है, तो डोंट एक्सपेक्ट टैक्स रिलीफ ऑन योर सैलरी. So the only way to sort of benefit is to have exposure in the market. यूसुफ भाई, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त बातें आप दोनों ने की हैं. मैं अगेन सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन दोनों के पॉडकास्ट से मुझे खुद इंडिविजुअली बहुत कुछ सीखने को मिला है. और ये जितनी चीज़ें आप सरमाया के ऊपर एज ए कंटेंट देखते हैं, सरमाया एक्सप्लेन देखते हैं, छोटी वीडियोस देखते हैं, ये इन्हीं से कन्वर्सेशन के बाद समझी हैं, उसको फिर आपके लिए एक लेदर कंटेंट के लिए क्रिएट करते हैं हम. आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वही कंटेंट जो इन्होंने एज ए पॉडकास्ट हमारे साथ किया था, आप सोचिएगा अगर आपने उस वक़्त देखा होता और कोई डिसीजन इनकी बातों के बाद आपने लिया होता, तो हो नहीं सकता कि आप आज प्रॉफ़िटेबल ना होते. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. इन्वेस्टमेंट देखने से तो लगता है 5 साल पहले करना बहुत ईज़ी था, लेकिन इन्वेस्टेड रहना और इस तरह के एनवायरनमेंट में जब किसी दिन प्रॉफ़िट होगा या लॉस होगा, इस पूरे टाइम को एब्ज़ॉर्ब करना और 1 साल, 2 साल, 5 साल के बाद अपनी वेल्थ को देखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. अगेन आप दोनों का बहुत शुक्रिया. ये अगेन बजट का एक सॉर्ट ऑफ पूरे साल का रिव्यू था. आई होप जब भी बजट आएगा वी विल ट्राई टू मेक ए लाइव सेशन जहाँ पे हम आपकी क्वेरीज भी लें और उसको रिस्पॉन्ड भी करें. आखिर में जाते जाते आप दोनों से कोई चीज़ अगर आपने ऐड करनी है बिफोर वी क्लोज, तो प्लीज़ यूसुफ भाई एंड मुस्तफ़ा भाई. देखें, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए और अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप स्टार्ट कर दें अगर आपने नहीं किया है तो. जिसका मतलब ये है कि आप हर महीने जितने पैसे कमाएँ, उससे थोड़े से कम खर्च करें ताकि आपके पास हर महीने के एंड पे वो पैसे बचें. आप जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप उतनी ज़्यादा कंपाउंडिंग कर सकेंगे. आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है ताकि आपको व्हेन स्टॉक मार्केट्स आर डाउन तब कोई लिक्विडिटी इवेंट ज़िंदगी में ना आए और आपको पैसों की ज़रूरत ना हो. मेरा ख़्याल है यही कहना चाहूँगा कि हर महीने जो है वो सब लोगों को जो यंग हैं, जो एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट के लिए सेव करना चाहते हैं, वो अपनी रिस्क एपेटाइट देखते हुए इक्विटीज़ में एक एसेट एलोकेशन ज़रूर करें.
अगर खुद इफ यू यंग एंड यू वांट टू लर्न तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, वरना म्यूचुअल फंड्स आर अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट कि आप हर महीने एक एसआईपी करें, और वो कॉर्पस आपका 10 15 20 साल में ग्रेजुअली बहुत बड़ा हो जाता है। And ये companies regardless of economic situation and regardless of geopolitical situation have given a 20% return for the last quarter of a century. This is a long enough time period to understand कि this asset class works. पाकिस्तान में गवर्नेंस भी इम्प्रूव हो रही है, पाकिस्तान में अब इन्वेस्ट करने का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत इम्प्रूव कर गया है, सिक्योरिटी भी बहुत इम्प्रूव कर गई है, रेगुलेटर भी जो है वो बहुत साउंड और सॉलिड है और सही स्टेप्स ले रहा है। तो your capital will be a lot safer in the stock market than it was maybe 25 35 45 years ago. तो बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, बहुत आसान हो गया इन्वेस्ट करना। जब मैंने करियर स्टार्ट किया था 2012 में, तो लाइक भाई इतना मोटा एक ब्रोकरेज फॉर्म आता था जिसमें साइन कर करके हम थक जाते थे और सिग्नेचर्स खत्म नहीं होते थे, एंड वुड टेक डेज टू ओपन अ ब्रोकरेज अकाउंट। और अब जो है वो आप सुबह डॉक्यूमेंट्स दें और शाम को योर अकाउंट इज ओपन। एंड म्यूचुअल फंड्स में मुस्तफा भाई होंगे कंपेरेटर हैं, उनके पास 16,000 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनसे उन्होंने कभी बात नहीं की है, which basically means कि these clients came online and उन्होंने इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। आई थिंक दिस इज अ गुड चेंज। इंडिया में जो है वो 170 मिलियन लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे यहाँ 382,000 करते हैं, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही और बहुत बड़े बड़े स्विंग्स रहे। होपफुली पाकिस्तान ने अपने आप को जिस बंद कमरे में डेट किस की वजह से बंद कर दिया है, उसकी वजह से कुछ, चाहे अगर ग्रोथ ना भी आए तो एटलीस्ट द स्टॉक मार्केट बिकम्स अ लॉट मोर स्टेबल ओवर द लॉन्ग रन, और ये इतने बड़े बड़े स्विंग्स बंद हो जाए। दिस इज अ पॉसिबिलिटी गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर। और जिस तरीके से इंडिया को 91 के झटके में समझ में आ गया था, शायद इस दफा हमें भी समझ में आ गया हो, और ये एक बहुत लंबे अरसे तक एक स्टेबिलिटी रह सके। जीडीपी ग्रोथ पहले 10 साल 3-4% होती है मुल्कों में, फिर स्टेबिलिटी रहती है, तो अगले 10 साल में 1% से बढ़ती है, फिर अगले 10 साल में 1% से बढ़ती है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। ये एक मुल्क है, ये आपका फर्नीचर नहीं है कि आप अचानक से जो है वो चेंज करेंगे और चीजें सही हो जाएंगी। सो लॉन्ग टर्म एक पर्सपेक्टिव लेके, रिस्क एपेटाइट को अपनी समझ के, एक फाइनेंशियल एडवाइजर रख के और इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। And that is what I'd like to say, like, भाई। ग्रेट। मुस्तफ़ा भाई, आपने अगर कुछ ऐड करना है प्लीज, सो दैट वी कैन रैप इट अप। Sure, sure, bilkul. Very briefly, one thing I'd just message I'd like to give to anybody be watching is KG complicated doesn't mean that you will be successful. अपनी investment strategy को simple रखें. Do something that आप consistently every month कर सकें. You don't have to get into complicated investment strategies, hedging strategies, derivatives, या any kind of asset classes जो आपको समझ में ना आए. So keep it simple and do something that you can do consistently over the long term. Visualize your money 3 broad buckets में. एक अपना emergency fund रखें, because जिंदगी में और हमारी डेली लाइफ में कुछ भी हो सकता है, तो यू नीड टू हैव अ गुड इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का. एक आप एक मीडियम टर्म बकेट सोचें, मे बी यू वांट टू बाय अ कार, मे बी यू वांट टू गो ऑन वेकेशन, उसके लिए सेविंग्स करें. और फिर अपना तीसरा बकेट अपनी रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए रखें, और उसके अंदर आप प्राइमरीली एक्विटीज के ऊपर फोकस करें कि जी ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. तो दीज 3 बकेट्स अगर आप इनके अंदर रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अपना एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट होगा उसको भी कवर करेंगे. कोई आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, मीडियम टर्म गोल्स हैं, उनको भी आप अचीव कर सकेंगे, एंड लॉन्ग टर्म आप अपनी वेल्थ क्रिएशन की तरफ भी अचीव कर सकेंगे. तो कीप इट सिंपल, बी कंसिस्टेंट, एंड इंशाल्लाह क्या कहते हैं, आई थिंक द हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि जी आपको सक्सेस उसी से मिलेगा. ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सेशन हुआ। थैंक यू वेरी मच यूसुफ भाई, एंड थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा भाई। अगेन ये पहला सेशन था, इसका इंशाल्लाह जो बजट का हमारा अनाउंसमेंट होगी उसके बाद जो इम्पैक्ट होंगे, किन सेक्टर के ऊपर होंगे, ये सब चीज़ें हम लाइव सेशन के अंदर होपफुली, अगर कोशिश है, अवेलेबिलिटी भी सबकी, हम उसमें डिस्कस करेंगे। आप सबकी जो भी इंक्वायरीज़ हैं रिलेटेड टू बजट या कोई भी सेक्टर है, वो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू पिक इट अप, जो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह हमारा लाइव होगा, ताकि जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसको भी रिजॉल्व हम एड्रेस कर सकें, और बजट का जो इम्पैक्ट है सेक्टर के ऊपर, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के ऊपर, उसको भी हम डिस्कस कर सकें. आई विल सी यू इन अनदर वीडियो. थैंक यू वेरी मच.